क्या हर रोज पेट साफ करना आपके लिए मुश्किल होता जा रहा है और इस कॉन्स्टिपेशन की वजह से आप बॉडी में लो एनर्जी, हैवीनेस, ब्लोटिंग या सर दर्द जैसे सिम्टम्स भी एक्सपीरियंस करने लगे हैं? लैक्सेटिव्स, चूरन, त्रिफला, गर्म पानी सब ट्राई करने के बाद भी कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल रहा? अगर हाँ, तो आप एकदम सही जगह आए हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे 5 शक्तिशाली तरीकों के बारे में जो आपको कॉन्स्टिपेशन को जड़ से खत्म करने में मदद करेंगे सिर्फ 21 दिनों में। आगे आप जानेंगे एक ऐसे हर्ब के बारे में जो आपके बाउल मूवमेंट्स को नेचुरली रेगुलेट करता है और आपकी किचन में अभी मौजूद है, और उस एक ऐसी चीज़ के बारे में जो कॉन्स्टिपेशन में अक्सर डॉक्टर्स हमें रेकमेंड करते हैं, लेकिन वो आपकी कंडीशन को एक्चुअली और ज़्यादा बिगाड़ देता है। आइए शुरू करते हैं अपने पहले टूल से, एंड दैट इज यूजिंग अ फुटस्टूल। आजकल हम वेस्टर्न टॉयलेट्स यूज करने लगे हैं जिसमें आपकी बॉडी और नीज का ऐसे 90 डिग्री एंगल बनता है। अब प्रॉब्लम ये है कि इस पोजीशन में आपकी इंटेस्टाइन का आखिरी हिस्सा, आपका रेक्टम, बेंड रहता है, जिसकी वजह से वेस्ट स्मूथली पास नहीं हो पाता और आपको बहुत जोर लगाना पड़ता है। इसीलिए ट्रेडिशनली हमारे देश में इंडियन टॉयलेट्स होते थे जिसमें हमें स्क्वाट करके बैठना पड़ता था। इस पोजीशन में बेसिकली वो बेंट पाइप सीधा हो जाता था और बॉडी स्टूल को इजीली रिलीज कर पाती थी बिना कोई प्रेशर लगाए। अरे चिंता मत कीजिए, मैं आपको अब इंडियन टॉयलेट अपने घर पे इंस्टॉल करने के लिए नहीं बोलूँगी। आप अपने वेस्टर्न टॉयलेट में भी इस स्क्वाट पोजीशन का बेनिफिट ले सकते हैं। कैसे? एक फुट स्टूल के जरिए। सिंपली अपने WC के आगे एक फुट स्टूल रख लीजिए। अगर ये ना मिल पाए तो एक बाल्टी को उल्टा करके भी रख सकते हैं। इससे आपकी बॉडी को काफी हद तक उसी स्क्वाटिंग पोजीशन का फायदा मिलता है। अब मुझे पता है आप में से कुछ लोग क्या सोच रहे होंगे, इतनी छोटी सी चीज बदलने से क्या ही फर्क पड़ेगा? वेल, फर्क पड़ेगा। इनफैक्ट फुट स्टूल पे तो काफ़ी रिसर्च भी की गई है जो बताती है कि जिन लोगों ने इसको यूज़ किया उनको मोशन पास करने में पहले से सिर्फ आधा समय लगा, उन्हें जोर कम लगाना पड़ा और उठने के बाद उनको बॉडी में ज़्यादा खालीपन और मन में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन फील हुई। तो आप भी आज से ही इस फुट स्टूल को यूज़ करना शुरू करें। अगले स्टेप पे बढ़ने से पहले एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, ये पेट साफ ना होने की प्रॉब्लम होती क्यों है। देखिए, जब हम शरीर को एक्सरसाइज नहीं देते या जब हम ज़्यादातर ऐसा खाना खाते हैं जिसमें पानी कम होता है, या जब हम बहुत स्ट्रेस लेते हैं, या अगर हम रिपीटेडली अपने बॉडी की मोशन पास करने के सिग्नल को इग्नोर करते रहते हैं, इनमें से किसी एक रीज़न की वजह से भी शरीर वेस्ट को ढंग से एलिमिनेट नहीं कर पाता। नेचुरली वो हमारी इंटेस्टाइन की दीवार पर चिपक जाता है। वक्त के साथ हम अपनी आदतें तो बदलते नहीं, तो ये लेयर बढ़ती रहती है और फ्रेश स्टूल के लिए रास्ता कम होता जाता है। साथ ही हमारी कोलोन यानी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कुछ डेलिकेट नर्व्स और मसल्स होती है जिनका काम होता है वेस्ट को आगे पुश करने का। इंटेस्टाइन की इस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। अब अगर अंदर वेस्ट इकट्ठा होता है, ये मसल्स कमजोर पड़ जाती है, स्टूल आगे पुश नहीं हो पाता और रोज पेट साफ होना बंद हो जाता है, और इसी को कह देते हैं हम कॉन्स्टिपेशन। मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि काफी लोग कॉन्स्टिपेशन को सर्दी जुकाम से भी छोटी प्रॉब्लम समझते हैं। सोचते हैं पेट ही तो साफ नहीं होता, कोई बड़ी बात नहीं। आपको पता है, आपका कोलोन आपकी बॉडी के हर सेल और टिश्यू से कनेक्टेड है। अगर यहाँ गड़बड़ होगी तो वो शरीर के अलग अलग हिस्सों में डिस्टर्बेंस लाएगी ही लाएगी, क्योंकि वो वेस्ट अंदर सड़ने लगता है, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है जो इंटेस्टाइन के थ्रू आपके ब्लड में अब्सॉर्ब हो जाते हैं और ब्लड के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में। फिर जो भी हमारा वीकेस्ट ऑर्गन होता है, ये टॉक्सिन्स उसकी फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करते हैं और उसमें बीमारी लाते हैं। इसीलिए तो कॉन्स्टिपेशन को मदर ऑफ ऑल डिजीजेस बोला जाता है। मेरा आपको ये सब बताने का इंटेंशन सिर्फ ये है कि आप इस प्रॉब्लम को प्लीज लाइटली ना लें, टालते ना रहें और एक्शन लें और इसको पूरी तरह हील करें। चलिए बढ़े अपने सेकंड स्टेप पे। ये है कंज्यूम एटलीस्ट 1 क्लेंजिंग ड्रिंक पर डे। अब मैं आपके साथ ऐसे 3 जूसेस और एक स्पेशल टी के बारे में शेयर करने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। पहला, सफ़ेद पेठे का जूस, ऑल्सो कॉल्ड ऐश कार्ड जूस। ये ऐश कार्ड आपको किसी भी सब्जी वाले के पास मिल जाएगा। छिलका और बीज हटाओ, ब्लेंड करो, छान लो और हो गया आपका जूस रेडी। सेकंड, आंवला जूस। ये आपकी डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाता है जो अल्टीमेटली डाइजेशन और बाउल क्लियरिंग दोनों में हेल्प करता है।
3 आंवला पानी के साथ ब्लेंड करो, छान लो, फिर 2-3 गुना ज़्यादा और पानी मिला के पी लो। थर्ड, कोकोनट वाटर विद सब्जा सीड्स। कोकोनट वाटर अपने आप में ही माइल्डली लैक्सेटिव होता है। उसमें 1/4 चम्मच सब्जा सीड्स मिला लो। 5 मिनट में ही वो स्वेल हो जाते हैं। ये भी आपके गट को क्लीन करने में बहुत मदद करते हैं। और फोर्थ, फेनल टी। फेनल यानी सौंफ वो स्पेशल हर्ब है जो आपके डाइजेस्टिव सेक्रीशन को बढ़ाता है, जिससे आपकी अग्नि और इम्प्रूव होती है और बावल्स और इजीली क्लियर हो पाते हैं। फेनल टी बनाने के लिए सिंपली आधा टीस्पून सौंफ को 1 कप पानी में उबाल ले और फिर कप में निकाल ले। इसको छानने की कोई ज़रूरत नहीं। आप इन 3 में से किसी भी एक जूस को जो आपके लिए इजीली अवेलेबल हो उसको सुबह पी लीजिए अपने ब्रेकफास्ट से 1-1.5 घंटे पहले। और फिर एक बड़ा टम्बलर इस चाय का बना के रख लीजिए जिसमें ये गर्म रहे और पूरे दिन आप थोड़ी थोड़ी चाय सिप करते रह सकते हैं। अब जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं वो हमें अक्सर एक ऐसी चीज़ प्रिस्क्राइब करते हैं जिससे शॉर्ट टर्म में तो रिलीफ मिलता है, लेकिन जैसे ही लेना बंद करो प्रॉब्लम वापस आ जाती है। हम बात कर रहे हैं लैक्सेटिव्स की। जब आप इनको लेते हैं बॉडी को इनकी आदत लग जाती है और एक टाइम बाद बिना लैक्सेटिव के मोशन आता ही नहीं। हमें इस साइकिल में नहीं पड़ना। आपकी इंटेस्टाइन को किसी भी चीज़ की आदत नहीं लगनी चाहिए। ये जूसेस और हर्बल टी माँ प्रकृति के नेचुरल लैक्सेटिव्स है, लेकिन इनकी कभी आदत नहीं लगती। चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड स्टेप पे, ईट मोर वाटर रिच फूड। देखिए, फूड्स 2 तरह के होते हैं, वाटर रिच और वाटर पुअर। वाटर रिच वो होते हैं जिसमें रस भरा होता है, जैसे सभी फ्रूट्स, पपीता, तरबूज, खरबूजा, संतरा, सेब, अंगूर, पाइनएप्पल, बेरीज और साथ ही ज्यादातर सब्जियां जैसे टमाटर, खीरा, पालक, लौकी, तोरई, बीन्स, टिंडा। अब दूसरी तरफ वाटर पुअर फूड्स में आते हैं अनाज, दालें और मेवे, जैसे रोटी, चावल, गेहूं, दाल, छोला, चना, राजमा, लोबिया, रागी, बादाम, पिस्ता, अखरोट। अगर आप किसी फूड को सिंपली अपने हाथ में रखो और थोड़ा प्रेस करो, अगर उसमें रस निकले तो समझ जाना वो वाटर रिच है, और अगर कुछ ना निकले तो समझ जाना वो एक वाटर पुअर फूड है। अब शायद आप सोच रहे हो कि वाटर पुअर फूड्स बुरे होते हैं। बिल्कुल नहीं, इनका अपना एक बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्रॉब्लम तब होती है जब हमारा पूरा दिन सिर्फ इन्हीं पे चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक मिक्सी में सिर्फ सूखी चीजें डालें, रोटी, दाल, चावल, ब्लेड कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, कुछ मिक्स हो पाएगा? नहीं। लेकिन वहीं अगर बीच बीच में थोड़ा टमाटर, खीरा और लौकी डाल दो, सब कुछ आसानी से ब्रेक डाउन हो जाएगा। आपको समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? आपके गट में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब आप सिर्फ ड्राई वाटर पुअर फूड खाते हो, सिस्टम उनको अच्छे से और जल्दी से ब्रेक डाउन नहीं कर पाता, उसको निकाल नहीं पाता। दूसरी तरफ वाटर रिच फूड्स वो मॉइस्चर ऐड करते हैं जो चीज़ों को मूव करने में, डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अब प्रैक्टिकली अपनी डाइट को ज़्यादा वाटर रिच बनाए कैसे? पहला तरीका है फ्रूट बेस्ड ब्रेकफास्ट। कॉन्स्टिपेशन के लिए स्पेसिफिकली पपाया सबसे फायदेमंद फ्रूट है, लेकिन हाँ, वो अच्छे से राइप होना चाहिए। ये आपकी बॉडी में प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है और हार्ड स्टूल को सॉफ्ट बनाता है। इसके अलावा सेकंड फ्रूट जो कॉन्स्टिपेशन के लिए फायदेमंद है वो है बनाना, लेकिन सिर्फ तब जब आप सुबह एक्सरसाइज करते हैं, वरना ये थोड़ा भारी भी हो सकता है। तो ब्रेकफास्ट में आपको एक बड़ा फ्रूट प्लेटर लेना है और इसको और फिलिंग बनाने के लिए इसके साथ मुट्ठी भर सोक्ड नट्स और सीड्स भी ले सकते हैं। इसेंशियली इडली, डोसा, चीला, ब्रेड, टोस्ट, कॉर्नफ्लेक्स, इनकी बजाय फ्रूट बेस्ड ब्रेकफास्ट लेके देखिए, आप दिन में ज़्यादा एनर्जेटिक भी फील करेंगे। दूसरा तरीका, लंच और डिनर में सब्जियों का रेशियो को डबल कर दीजिए। अगर आपके प्लेट में 1 पोर्शन अनाज है, 1 पोर्शन दाल, तो 2 पोर्शन सब्जी को रखिए। बेसिकली आपकी लंच और डिनर की प्लेट कुछ ऐसी दिखनी चाहिए और ऐसी नहीं। तीसरा, बीच बीच में ड्राई या पैकेज्ड स्नैक्स की जगह हाइड्रेटिंग स्नैक्स लीजिए, जैसे फल, खीरे की प्लेट या स्मूदी। इंश्योर कीजिए कि आपकी स्मूदी ज़्यादा मीठी ना हो, वरना आपका ब्लड शुगर स्पाइक हो सकता है। एक और फ्रूट जो आपकी गट को नेचुरली क्लीन करता है और कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत इफेक्टिव है वो है प्रून्स, यानी ड्राइड प्लम, जिसे सूखा आलू बुखारा भी कहते हैं। आप या तो इन्हें ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में एज अ स्नैक ले सकते हैं या लंच और डिनर के बीच में।
ध्यान रखें आपके प्रून्स बिना शुगर कोटिंग वाले होने चाहिए। ये आपको आराम से ऑनलाइन मिल जाएंगे। अगर ये प्रून्स थोड़े भी हार्ड हो तो उन्हें कुछ घंटे सोख करके खाएं, वरना नॉर्मली ऐसे भी खा सकते हैं, जो आप प्रेफर करें। एक बार में 4-5 प्रून्स खा सकते हैं। इन्हें रोज खाना भी एकदम सेफ है। तो ये है 3 अलग अलग तरीके अपनी डाइट को और वाटर रिच बनाने के लिए। आप फंडामेंटल प्रिंसिपल समझ गए ना? आपको खाना ज्यादा ऐसा खाना है जो रस से भरा हो। सिंपल है। अच्छा, एक बार जल्दी से उन 3 फूड्स के बारे में भी समझ लेते हैं जो आपके गट को सबसे ज्यादा डैमेज करते हैं। पहला, रिफाइंड फ्लावर, जैसे कि मैदा। इसमें आ जाती है वो सारी चीजें जो मैदे से बनती है। भटूरा, नान, पिज्जा, पाव, नूडल्स, बिस्किट, बाकी तो आपको पता ही है। दूसरा, दूध और दूध से बनी चीजें। अब मुझे पता है इस फैक्ट को डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सच ये है कि आजकल के सेडेंटरी लाइफस्टाइल में ये डेयरी प्रोडक्ट्स हमारा शरीर नहीं डाइजेस्ट कर पाता। ये अंदर म्यूकस पैदा करते हैं। और तीसरा, मीट। इसको पूरा डाइजेस्ट होने में 3 दिन तक लग सकते हैं। ये बहुत हैवी होता है और गट को काफी स्लगिश बनाता है। मैं जानती हूँ आपके लिए इनको अवॉइड करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हम फैमिलीज के साथ रहते हैं, बाहर जाना होता है, लेकिन जितना हो सके आप इनका कंजम्पशन कम कीजिए। ट्रस्ट मी, आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स दिखेंगे। आप सोच रहे होंगे मैं ये सब इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकती हूँ, क्योंकि पिछले 8 सालों में मैंने हजारों लोगों को देखा है जिन्होंने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके अपने गट इश्यूज और कॉन्स्टिपेशन को रिवर्स किया है। चलिए उनमें से कुछ लोगों से मिलते हैं और फिर बढ़ेंगे अपने अगले और बहुत इंपॉर्टेंट 4th स्टेप पे, जो हमें कोई नहीं बताता। I have been struggling with constipation, जहाँ से मुझे याद है I had so many skin issues also. I had constipation all my life, and because of the constipation, I had rheumatoid arthritis also. Constipation never left me. I used to have painful stools, bloating, gastric too. जब तक जगा हूँ तब तक प्रॉब्लम हो रही है। कोई कहता है ये दवाई खा लो, लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, फिर उसके बाद मेडिसिन लेती थी and ठीक होता था, then फिर से स्टार्ट हो जाता। After doing all sattvic lifestyle, it's all gone. Now I don't have to take anything. And in a week my problem was solved. My stomach was getting cleared every day in the morning. गट का जूस पियो, फ्रूट्स खाओ। तो मैंने ये सब ट्राई किया। 15 दिन के अंदर अंदर मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए थे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 1 से 3 मंथ में कुछ होगा, और ये 4 दिन में ही मुझे इतना जल्दी डाइजेस्ट हो रहा था। एशगॉट जूस आई थिंक हैज रियली हेल्प्ड मी। जितना आप अपने शरीर के लिए केयर करोगे, वो भी आपको उतना ही केयर करेगा। लाइफ बहुत इजी हो गई है। आपको खुद फील होगा कि आप अंदर से फ्रेश फील कर रहे हैं। आई एम रियली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ सात्विक मूवमेंट एंड थैंकफुल टू देम। आइए बढ़ते हैं अपने 4th स्टेप पे, और वो है मूवमेंट। एक्सरसाइज आपके लिए अच्छी है, ये तो आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए 2 नीचे स्टडीज लिंक कर रही हूँ जो क्लियरली बताती है कि लैक ऑफ मूवमेंट और कॉन्स्टिपेशन का कितना बड़ा लिंक है। बाय द वे, आपको इस वीडियो में कोट करी हर स्टडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे तो सभी एक्सरसाइजेस फायदेमंद है, लेकिन आपके गट के लिए कुछ स्पेसिफिक मूवमेंट्स हैं जो एक्स्ट्रा बेनिफिशियल है, जैसे ट्विस्टिंग आसनास, पश्चिमोत्तासन, मरीच आसन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन, मल आसन। अगर आप सोच रहे हैं ये सब करेंगे कैसे, तो हमारे पास आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। हमने अपने योगा चैनल पर एक 30 मिनट्स की वीडियो अपलोड करी है जिसमें ये सारे आसनास इंक्लूड करे हैं। चाहे आप एक बिगिनर हो या ऑलरेडी योगा प्रैक्टिस करते हो, आप इसे देखकर साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको लगता है कि अरे योगा तो मुझसे होगा ही नहीं, कोई बात नहीं, आप ब्रिस्क वॉकिंग करें, कोई स्पोर्ट खेल लें, डांस करें, साइकिलिंग करें, वो मूवमेंट करें जो आपके दिल को खुश करे। पर मुझे सुबह काम पे जाना होता है, इतना सब करने का टाइम कहाँ है? अगर डॉक्टर कहे कि आपके हार्ट में ब्लॉकेज है तो सब सीरियस हो जाते हैं। अगर दिमाग में ब्लॉकेज हो, पूरा परिवार पैनिक हो जाता है। विंड पाइप में ब्लॉकेज हो जाए तो सबको छोड़ छाड़ के हॉस्पिटल भागते हैं। तो फिर गट में ब्लॉकेज को इतना कैजुअली क्यों लेते हैं, जबकि दैट इज द मदर ऑफ ऑल डिसीजेस, इवन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो इसीलिए आप ये मत सोचिए मेरे पास तो ये सब करने का टाइम नहीं है। आप लाइफ में जिस चीज को प्रायोरिटाइज करेंगे उसका टाइम निकल आ जाएगा, सच में। बढ़ते हैं अपने कॉन्स्टिपेशन हीलिंग प्लान के लास्ट स्टेप पे। अभी तक आपने ये 4 चीजें सीखी हैं। अब मैं सच बताऊं तो ये 4 चीजें काफी है। अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं, आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही चेंजेस देखेंगे। लेकिन ये लास्ट स्टेप उनके लिए है जो और ज्यादा फास्ट रिजल्ट्स चाहते हैं, और वो है अब्डोमिनल वेट पैक फॉलोड बाय एनिमा। वेट पैक एक बहुत ही सिंपल टूल है जो नेचर क्योर का पार्ट है।
एक ठंडे व्हाइट कॉटन के कपड़े को आपको 30 से 40 मिनट के लिए अपने एब्डोमेन पे रैप करके लगाना है। लगाकर कोई भी और काम कर सकते हैं। जब ये वेट पैक लगाते हैं, बॉडी में 2 टेम्परेचर्स मेंटेन होते हैं। जहाँ वेट पैक लगा है वो पार्ट्स ठंडे, बाकी शरीर गर्म। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और जब ब्लड सर्कुलेट होता है तो टॉक्सिन्स, वेस्ट जो इंटेस्टाइन के अंदर जमा हुआ है वो भी धीरे धीरे अपनी जगह छोड़ने लगता है और बॉडी से निकलने के लिए तैयार होता है। वेट पैक लगाने के बाद अगर आप एनेमा लें तो आपको डबल फायदा मिलेगा। एनेमा के थ्रू आप अपने रेक्टम में थोड़ा पानी डालते हैं, उसको होल्ड करते हैं और ये पानी अंदर जाके वेस्ट को लूज करता है और बाहर निकालने में मदद करता है। और हाँ, वैसे तो एनेमा आपको एक केमिस्ट शॉप में मिल जाएगा, लेकिन आपके लिए इसको और कन्वीनियंट बनाने के लिए हमने इसको अपनी वेबसाइट पर भी अवेलेबल किया है। अगर आप एनेमा या वेट पैक ऑर्डर करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप एनेमा की पूरी विधि समझना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, और अगर आप वेट पैक के बारे में और सीखना चाहते हैं तो यहाँ। मैं आशा करती हूँ कि आप ये स्टेप्स फॉलो करके अपनी कॉन्स्टिपेशन को पूरी तरह हील करेंगे। अभी के लिए इतना ही, हम जल्द वापस मिलेंगे।